हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रिएटिव लाइफ। आज की वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान नोट्स जो कि टेट, सुपर टेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस इत्यादि के लिए है, उसका पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 अच्छे से समझा चुके हैं और आप लोगों से नोट्स शेयर कर चुके हैं। ये है पार्ट 3। आइए देखते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे मनोविज्ञान का इतिहास, शिक्षा मनोविज्ञान और अभिवृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है, ये सब देखेंगे। आइए वन बाय वन अच्छे से समझ लेते हैं। मनोविज्ञान का इतिहास। आइए देखते हैं कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगस इससे मिलकर बना हुआ है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या शास्त्र। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन सी सदी में मनोविज्ञान को क्या क्या माना गया है, आइए वन बाय वन अच्छे से देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया, आइए देखते हैं। इसमें मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते हैं और इसके समर्थक कौन कौन थे? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टो, ये सब इसके समर्थक थे। ये सब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे 16वीं शताब्दी में। और 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान मानते थे और इसके जो समर्थक मनोवैज्ञानिक थे वो पैम्पोलॉजी, लॉक और बर्फली थे। ये सब मन मस्तिष्क का विज्ञान मानते थे मनोविज्ञान को। 18वीं शताब्दी में मस्तिष्क का विज्ञान माना गया और इसके समर्थक थे विलियम जेम्स, विलियम वुंट, जेम्स सल्ली। ये सब 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानते थे। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। इसको मानने वाले वैज्ञानिक मन, स्किनर, क्रो एंड क्रो थे। मतलब ये सब जो वैज्ञानिक थे वो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते थे 19वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और इसके समर्थक थे वॉटसन, स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एवं क्रो इत्यादि मन इत्यादि जो थे वो मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विज्ञान मानते थे मनोविज्ञान को। आइए देखते हैं 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान प्लस मानसिक क्रियाओं का अध्ययन या विज्ञान माना गया। यहाँ पर कुछ नोट्स हैं, देख लेते हैं। आधुनिक समय में एजुटेनमेंट शिक्षा चल रही है। इसका मतलब होता है एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। ये देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन करती है और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करती है। आइए देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। शिक्षा मानव व्यवहार के परिमार्जन से संबंधित है, जबकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार के अध्ययन के तौर तरीकों से संबंधित है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ हुआ मानव व्यवहार के उन्नयन व परिमार्जन से है। तो आप लोगों ने जाना शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होता है मानव व्यवहार के उन्नयन व परिमार्जन से है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व से है। अब आगे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, पॉइंट हैं, जिसको देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे से लर्न करिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मनोविज्ञान के जन्मदाता, अगर पूछा जाए मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन थे तो आप बताएंगे विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जन्मदाता विलियम वुंट, ये भी विलियम वुंट ही है। शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता पेस्टोलॉजी हैं। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता पूछा जाएगा तो पेस्टोलॉजी कहा जाएगा और उसमें आधुनिक जोड़ करके आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता पूछा जाएगा तो वो एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता विलियम जेम्स हैं। प्रकार्यवादी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं, ये भी विलियम जेम्स ही हैं। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स ने दिया था। संरचनावाद की अवधारणा ये विलियम वुंट ने दिया था। ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जन्मदाता विलियम वुंट। ये जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहले प्रयोगशाला स्थापित की गई या प्रयोगशाला हुई, जो कि जर्मनी में थी।
अब हम देखेंगे कि जो मनोवैज्ञानिक शब्द अवृद्धि है उसका क्या अर्थ होता है। सामान्य रूप की शब्दावली में जिसे हम वृद्धि कहते हैं, मनोवैज्ञानिक परिक्षेत्र में वह अवृद्धि कहलाती है। अवृद्धि के अंतर्गत किसी भी बालक का शारीरिक विकास होता है, अर्थात बालक के लंबाई, भार, आकार इत्यादि विभिन्न पक्षों में जो वृद्धि होती है उसे अवृद्धि कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि अवृद्धि क्या होता है। जो वृद्धि होती है शारीरिक परिक्षेत्र में वही अवृद्धि कहलाती है। आगे हम लोग देखेंगे विकास क्या होता है और अवृद्धि क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है। पहले अवृद्धि के विषय में अच्छे से देख लेते हैं। फ्रैंक ने अवृद्धि को कोष की गुणात्मक वृद्धि कहा है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तन के लिए होता है। निसंदेह विकास में वृद्धि का भाव सदैव निहित होता है, परंतु यह वृद्धि से अधिक व्यापक है। मतलब जो विकास है वो वृद्धि से अधिक व्यापक है, विकास में वृद्धि आ जाती है। विकास वृद्धि की तरह सीमित नहीं है। गर्भाधान से लेकर के शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौर तक व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई, भार आदि में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि को मापा तौला जा सकता है। बालक में होने वाले वृद्धि को अन्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अवृद्धि या वृद्धि जो है वो परवलयाकार होती है। अगर पूछा जाए वृद्धि कैसी होती है तो आप बताएंगे परवलयाकार होती है। अब हम समझेंगे विकास के विषय में। विकास क्या होता है या वृद्धि से कैसे डिफरेंट है। विकास की प्रक्रिया में किसी बालक के विकास की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि आप लोगों ने देखा अवृद्धि में केवल शारीरिक पक्ष को सम्मिलित किया जाता है। विकास की प्रक्रिया किसी बालक के जन्म मतलब गर्भावस्था से प्रारंभ होकर पूरे जीवन काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। इस कारण उसके शारीरिक विकास के प्रक्रम में वृद्धि और विकास दोनों शामिल है। अब हम देखेंगे अवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा संस्कृति, चौथा पौष्टिक भोजन, पांचवा लिंग भेद, छठवां बुद्धि, सातवां पारिवारिक परिस्थितियां, आठवां रोग और नवां अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब हम देखेंगे अवृद्धि एवं विकास में अंतर, कैसे अवृद्धि विकास से डिफरेंस है। पहला है अवृद्धि गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलती है, जबकि विकास गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत चलता है। फर्स्ट अंतर तो ये हो गया, पहला अंतर। दूसरा, अवृद्धि एक निश्चित अवस्था से चलकर एक निश्चित अवस्था पर रुकने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास एक निश्चित समय से प्रारंभ होकर पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, अवृद्धि का क्षेत्र परिमाणात्मक अर्थात संख्यात्मक होता है, जबकि विकास का क्षेत्र गुणात्मक होता है। चौथा, अवृद्धि की प्रक्रिया को देखा जा सकता है, जबकि विकास को देखा नहीं जा सकता है। अवृद्धि को देखा इसलिए जा सकता है क्योंकि यह शरीर में होने वाला परिवर्तन है, और जबकि विकास को देखा नहीं जा सकता क्योंकि यह शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक सभी पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। पांचवा, अवृद्धि को मापा व तौला जा सकता है, जबकि विकास को मापा व तौला नहीं जा सकता। छठवां, अवृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होने के साथ साथ मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक होते हैं। सातवां, अवृद्धि का क्रम प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, जबकि विकास का क्रम प्राणी को परिपक्वता प्रदान करता है। आई होप आप लोगों को अवृद्धि और विकास अच्छे से समझ में आ गया। मनोविज्ञान का इतिहास तथा शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में अच्छे से समझ में आ गया है। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बाल मनोविज्ञान का जो मेरा नोट्स है उसके पार्ट बाय पार्ट में संपूर्ण जो नोट्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिनको जिनको इसकी ज़रूरत है सब में आप शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।